कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में पढ़ा था, तो आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपका। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं डे 14 एम से, एंड इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, अब यहाँ पे मैं एक टर्मिनल ओपन करूँगा जहाँ पे कि मैं अपनी कमांड रन कर सकता हूँ। सो टर्मिनल ओपन करने का एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे डाउट टर्मिनल एंड न्यू टर्मिनल, या फिर कंट्रोल एंड बैकटिक। बैकटिक कहाँ होता है? स्केप के जस्ट नीचे। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे कमांड लिखनी है, अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए, npm create read @latest। अगर आप रिएक्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको ये कमांड यूज़ करनी है। उसके बाद आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट नाम मैं लिख देता हूँ अभी यूज़ इफेक्ट। क्या है यूज़ इफेक्ट अभी बताऊँगा। पैकेज नेम में जस्ट एंटर कर दो, एंड यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सेलेक्ट करो रिएक्ट। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन नहीं, बेसिकली एरो की हेल्प से आपको सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। देन इसको एंटर कर दो ऐसे ही एक्सीडेंट, एंड इंस्टॉल विद npm एंड यस। तो आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा यूज़ इफेक्ट नाम का, जिसके अंदर आपका कुछ फाइल्स इंस्टॉल होंगी। अभी दिखा रहा है यहाँ पे इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। जैसे ये कंप्लीट होता है हमारा फ़ोल्डर बन के रेडी हो जाएगा, मतलब हम रिएक्ट का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा आज का वो है यूज़ इफेक्ट एंड डेटा फैचिंग। जैसे हमने डेटा फैचिंग पहले देखा था प्लेन जावास्क्रिप्ट के अंदर, वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करते थे हम एक चीज़ यूज़ करते थे, फैच याद है किसी को? फैच के अंदर एक मैं URL लिखता था, देन कोई भी बाहर का URL हो सकता है, उसके अंदर अगर कोई डेटा वो रिटर्न कर रहा है तो मुझे वो डेटा मिल जाता था यूजिंग फैच। याद है किसी को कि फैच क्या था? एनीवन? ग्रेट। तो इसी को हम बोल रहे हैं डेटा फैचिंग। तो यूज़ इफेक्ट एंड डेटा फैचिंग क्या है इसको समझते हैं। रिएक्ट कंपोनेंट्स है वन जॉब, टेक डेटा, रिटर्न JSX, क्लीन एंड प्रिडिक्टेबल। अब रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स आप बनाते हो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा अभी हम क्या करेंगे, SRC ओपन करूँगा एंड app.jsx में ओपन करूँगा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कोड है मेरा इसको डिलीट कर दूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसकी मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे मेरा एक कंपोनेंट है, ऐप नाम का मेरा कंपोनेंट है, ये क्या करता है, एक कंपोनेंट है जो कि सिंपली JSX रिटर्न कर देता है H1 हे देयर। तो यहाँ पे हमारी जो जावास्क्रिप्ट HTML होती है उसको हम JSX बोलते हैं, जैसे आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो रिएक्ट कंपोनेंट्स का यही काम होता है कि JSX रिटर्न करना। बट रियल एप्स नीड टू डू थिंग्स आउटसाइड ऑफ दैट। बट जो रियल वर्ल्ड में आप कंपोनेंट्स बनाओगे उनका और भी कुछ काम होगा, जैसे फैच डेटा फ्रॉम एन API मतलब जैसे आप इसके अंदर कोई URL पेस्ट करोगे तो फैच हमारा क्या है, API है, मतलब बाहर से आप डेटा लेके आ रहे हो, तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो अपडेट द पेज टाइटल, जैसे पेज का टाइटल आपको चेंज करना है मान, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ अभी, तो पेज का टाइटल क्या है, यूज़ इफेक्ट। ये अगर आपको चेंज करना है तो ये हमारा क्या है, इनको हम बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। मतलब बेसिकली जैसे एक टाइमर हो गया हमारा, एक इवेंट को लिसन करना इवन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, थिंग्स दैट रीच आउटसाइड द कंपोनेंट्स रेंडर साइकिल। अब कंपोनेंट क्या रेंडर करता है, जो मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, बट इसके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा होता हूँ वो मेरा क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट। ओके, तो अब इन साइड इफ़ेक्ट को किस तरीके से हम हैंडल करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो यूज इफेक्ट इज़ हाउ रिएक्ट हैंडल साइड इफेक्ट्स इन अ कंट्रोल्ड वे। जैसे साइड इफेक्ट मैंने कहा आपसे कि आप क्या कर रहे हो, डॉक्यूमेंट का टाइटल चेंज कर रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ होती है, अगर मैं इसका टाइटल चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल। वैसे तो जावास्क्रिप्ट की चीज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू लेट्स से हे देयर। तो क्या हो जाएगा इसका टाइटल, हे देयर, जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा बेसिकली। तो ये क्या है, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक साइड इफ़ेक्ट है। अगर मैं कहीं पर कोई कॉल कर रहा हूँ, जैसे फैच स्लैश API स्लैश यूज़र ID, जैसे हमने पहले फैच को यूज़ किया था, तो ये क्या है, एक साइड इफ़ेक्ट है। ये तो हम नॉर्मल जैसे करते हैं उस तरीके से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ, बट इसको हम करते हैं कहाँ पे, जनरली यूज़ इफेक्ट के अंदर। अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो हम यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट। अभी समझ में आ जाएगा यूज़ इफेक्ट का क्या काम है, थोड़ा सा चीज़ों को समझो। सो व्हाट इज़ यूज़ इफेक्ट? देखो, यूज़ इफेक्ट बेसिकली आप कह सकते हो एक फंक्शन है। आपने पहले यूज़ स्टेट पढ़ा है, उसी तरीके से एक यूज़ इफेक्ट भी होता है। अब इनके आगे यूज़ क्यों होता है, क्योंकि ये हुक्स होते हैं बेसिकली। अभी हुक्स क्या है, क्यों है, इसको छोड़ दो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बट बेसिकली ये हुक्स होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो कंसोल ओपन कर देता हूँ, एंड
यूज़ इफेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पूरी लाइन को ही कमेंट कर देंगे। यहाँ पे लिखा मैंने यूज़ इफेक्ट इस तरीके से। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है। क्या होता है? एक फंक्शन। और रिटर्न से बाहर लिखना होता है आपको। जैसे मैं यहाँ पे कोई फंक्शन बनाऊंगा तो फंक्शन यहाँ पे लिखूँगा, उसी तरीके से यूज़ इफेक्ट भी आपको यहीं पे लिखना होता है, राइट। तो ये मेरा क्या है? एक फंक्शन है। उस फंक्शन है तो इस तरीके से मैं लिखूँगा इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको एक इफेक्ट देना होता है, ठीक है। एक इफेक्ट मतलब एक आप कह सकते हो एरो फंक्शन आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा, या फिर कोई नॉर्मल फंक्शन आप इसके अंदर पास कर सकते हो। किसके अंदर? यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, एरो फंक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं console.log हे देयर, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया console.log हे देयर। अब यहाँ पे चलो, तो मैं जैसे ही पेज को लोड करूँगा, जैसे ही मेरा पेज लोड होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा हे देयर, दिखाई दे रहा है। अब ये 2 बार क्यों आ रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो बेसिकली हर चीज़ आपको 2 बार दिखाई देगी। अगर आप कोई console.log यूज़ कर रहे हो तो जनरली आपको 2 बार दिखाई देता है। ये होता है इस चीज़ की वजह से। अगर आप main.jsx ओपन करोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट मोड होता है। इस स्ट्रिक्ट मोड को अगर आप हटा दोगे, मतलब इसको और इसको बंद कर दोगे, तब वो 1 बार आना चाहिए। तो अब ये सिर्फ 1 बार आएगा। तो देखो हम काम कहाँ कर रहे थे? यूज़ इफेक्ट के अंदर। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा जो कि कब एग्जीक्यूट हो रहा है? जैसे ही मेरा ये कंपोनेंट लोड होता है। क्या होता है? जैसे ही मेरा ये कंपोनेंट लोड होगा तब क्या होता है? यहाँ पे ये फंक्शन मेरा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। समझ आया? यूज़ इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन है। क्या इस फंक्शन को मैंने कभी कॉल किया? यूज़ इफेक्ट के अंदर जो फंक्शन है इसको मैंने कभी खुद से कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कैसे? जब भी ये पेज मेरा स्टार्टिंग में लोड होगा, देखो ये पेज मैंने लोड किया तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा हे देयर, इस तरीके से। तो यूज़ इफेक्ट का बस इतना सा ही काम है कि पेज के लोड होने पे आपका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाए। क्लियर है? यस और नो? एक बेसिक लेवल पे, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन बेसिक लेवल पे क्लियर है? ठीक है, एंड जस्ट अ सेकेंड, ओके। ओके, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसको हम, जो इसके अंदर मैं फंक्शन बनाता हूँ ना, इसको हम कहते हैं इफेक्ट। जैसे इसके अंदर है तो ये फंक्शन, बट इसको हम कहते हैं क्या? इफेक्ट। कि इसके अंदर मैंने एक इफेक्ट लिखा हुआ है जो कि कब कॉल होगा? ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा बेसिकली जब भी मेरा पेज रेंडर होगा, पेज के रिफ्रेश होने पे। ओके, तो ये एक नॉर्मल कंपोनेंट है। क्लिक द बटन, इफेक्ट रन्स एवरी टाइम, दैट्स द डिफॉल्ट, रन्स आफ्टर एवरी रेंडर। मैंने कहा आपसे रन्स आफ्टर एवरी रेंडर। तो मैं एक काउंटर बनाता हूँ यहाँ पे। चलो, जैसे आपको काउंटर पता ही है, तो मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या करूँगा? यूज़ स्टेट के अंदर कॉन्स्ट काउंट कॉमा सेट काउंट, एक सेटर फंक्शन, इज इक्वल टू यूज़ स्टेट 0। अगर मुझे कोई काउंटर बनाना है कि बटन पे क्लिक करने पे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो, तो आपको पता है मैं यूज़ स्टेट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एक बटन बनाते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक, और ऑन क्लिक पे क्या होगा? ऑन क्लिक पे होगा, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेट काउंट काउंट प्लस 1। तो जितनी बार भी इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा? काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को हम प्रिंट भी करवा लेते हैं। चलो, तो देखो ये बटन बन गया, ये काउंट की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना है एक चीज़, हे देयर स्टार्टिंग में आया, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के रेंडर पे मैंने क्लिक किया, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई 1 हुई, फिर से हे देयर आया। फिर से मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ हुई 2 आया, फिर से क्लिक किया, फिर से इंक्रीज़ हुआ। तो मैं जितनी बार भी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ ये वैल्यू मेरी चेंज होती है। तो पेज को रेंडर होना पड़ता है दोबारा से। पेज क्या होता है? दोबारा से रेंडर होता है। एक्चुअल में पूरा पेज रेंडर नहीं होता है, बट आप कह सकते हो काइंड ऑफ पूरा ही रेंडर होता है। मतलब रेंडर तो हुआ, और जब जब मेरा रेंडर होगा पेज, तब आपको पता ही है कि ये इफेक्ट मेरा फिर से चल जाएगा। तो मेरा जैसे ही रेंडर हो रहा है दोबारा से पेज, तो ये फंक्शन मेरा फिर से रन हो रहा है। तो ये चीज़ समझनी है आपको, जितनी बार आपका पेज रेंडर होगा उतनी बार ये फंक्शन रन होगा। क्लियर है? बेसिकली यूआई के अंदर अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, मतलब पेज दोबारा से रेंडर हो रहा है, और दोबारा से अगर रेंडर हो रहा है तो ये फंक्शन, ये इफेक्ट मेरा फिर से रन होगा।
तो ये चीज़ देखनी है। देखो क्लिक द बटन, इफेक्ट्स रन एवरी टाइम, दैट्स द डिफॉल्ट, ये आपको पता ही है, रन्स आफ्टर एवरी रेंडर। बट यूज इफेक्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिपेंडेंसी एरे। अब डिपेंडेंसी एरे क्या होता है, देखो अभी जो हमने बनाया वो तो ये था कि यूज इफेक्ट, और इस तरीके से इसके अंदर एक इफेक्ट लिख दिया, एक फंक्शन लिख दिया, रन्स आफ्टर एवरी रेंडर, ये आपको पता ही है। अब एक होता है इसके अंदर डिपेंडेंसी एरे, एम्प्टी एरे, रन्स ओनली वंस ऑन माउंट। अब मान लो आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ स्टार्टिंग पे ये फंक्शन मेरा कॉल होना चाहिए, जो हे देयर जहाँ पे लिख के आ रहा है ये सिर्फ स्टार्टिंग में आना चाहिए। जब मैं इसके ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तब ये फंक्शन मेरा कॉल नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करोगे, आप इसके एंड में यहाँ पे कॉमा लगाओगे, एक एरे बना दोगे, एम्प्टी एरे, इस तरीके। इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डिपेंडेंसी एरे। इसका मतलब अब ये हो गया कि ये सिर्फ एक बार रन होगा, ये जो इफेक्ट है मेरा सिर्फ एक बार रन होगा। कब, पेज के स्टार्टिंग में लोड होने पे। अब उसके बाद आप कुछ भी चेंज कर दो, देखो अब वो रन हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो पेज को रिफ्रेश करो, एक बार कॉल हुआ, ठीक है। इसके बाद अब पेज के अंदर कुछ भी चीज़ रेंडर हो वो कॉल नहीं होगा। देखो मैंने क्लिक को प्रेस किया, वैल्यू भी मेरी इंक्रीज हो रही है, बट वो फंक्शन मेरा अब रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे डिपेंडेंसी एरे बना दिया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे इसको दे दोगे तो ये सिर्फ एक बार रन होता है स्टार्टिंग में। ओके, अब डिपेंडेंसी एरे नाम से पता चल रहा है कि डिपेंड कर रहा है किसी चीज़ पे। अब मैं उसके अंदर डिपेंडेंसी भी दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ मैं, डिपेंडेंसी भी दे सकता हूँ कि इस एरे के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे सकता हूँ, कुछ ऐसे वेरिएबल्स का नाम दे सकता हूँ कि अगर ये वैल्यू मेरी चेंज हो रही है तो इस इफेक्ट को दोबारा से रन करूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ काउंट। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ डिपेंडेंसी एरे के अंदर, काउंट, कि अगर काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो आप इस इफेक्ट को दोबारा से रन करो। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे के अंदर अगर कुछ नहीं दूंगा तो सिर्फ एक बार रन होगा। अदरवाइज मैं इसके अंदर वेरिएबल्स का नाम लिख सकता हूँ, डिपेंडेंसीज दे सकता हूँ। अब मैंने जब इसके अंदर काउंट लिख दिया, तो काउंट लिखने का मतलब ये हुआ कि जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब आपको इस इफेक्ट को दोबारा से रन कर देना है। देख लेते हैं अब, चलो ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में रन तो होगा ही होगा, उसके बाद मैंने क्लिक किया तो ये फिर से रन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने डिपेंडेंसी एरे के अंदर काउंट लिख दिया, तो जब भी काउंट की वैल्यू चेंज होगी वो फंक्शन मेरा दोबारा से रन होगा, वो इफेक्ट मेरा दोबारा से रन होगा। अब इस तरीके से आप कुछ भी दे सकते हो इसके अंदर, नेम दे दो, एज दे दो, तो जब भी इन चीज़ों की वैल्यू चेंज होगी सिर्फ वो तभी रन होगा दोबारा से। एक बार स्टार्टिंग में तो रन होगा ही होगा, उसके अलावा कब रन होगा, जब आपने डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो चीज़ें दी हुई है उनकी वैल्यू चेंज होगी। राइट, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है। क्लियर है ये चीज़ सभी को? ओके, तो ये था आपका डिपेंडेंसी एरे। तो डिपेंडेंसी एरे इज द थिंग बिगिनर्स गेट्स रॉन्ग मोस्ट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब यूज़ इफेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एक बार तो रन होगा ही होगा, उसके अलावा कब रन होगा वो आपको खुद से बताना है उसको डिपेंडेंसी एरे के हिसाब से। ओके, एंड सिंपल मेंटल मॉडल, अगर कोई एरे नहीं दोगे तो हर रेंडर पे चलेगा, और अगर कोई एम्प्टी एरे दे दोगे तो सिर्फ एक बार चलेगा। अगर कोई वैल्यू दोगे तो क्या होगा, जब भी वो वैल्यू चेंज होगी फिर से आपका इफेक्ट रन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अपडेटिंग पेज टाइटल। ठीक है, तो आप पेज का टाइटल यहाँ पे चेंज कर रहे हो, कैसे चेंज कर रहे हो, कुछ इस तरीके से। मान लो इसको हटा के मैंने लिख दिया कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इज इक्वल टू, ऐसा लिख दिया मान लो आपने कि काउंट। अब ये स्ट्रिंग लिटरल आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे लिख दिया काउंट। ओके, अब मेरा पेज का टाइटल कैसे चेंज होगा, देखो अभी काउंट 0 है, पेज का टाइटल ध्यान से देखो, क्लिक किया काउंट 1 हो गया, काउंट 2 हो गया, काउंट 3, काउंट 4, टाइटल को ध्यान से देखो इस तरीके से। तो ये चीज़ आप कर सकते हो इसकी हेल्प से। ओके, सिंपल बट इफ़ेक्टिव, ये आपने देख लिया। अब जो मेन पार्ट है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कंपोनेंट आप कब यूज़ करते हो, जब आपको कंपोनेंट वैसे तो आप हर बार ही यूज़ करोगे, बट जो जनरल उसका यूज़ केस है वो क्या है कि आप बाहर से डेटा भी फैच करोगे। तो फैचिंग डेटा विद यूज़ इफेक्ट, आप क्या कर रहे हो, यूज़ इफेक्ट की हेल्प से डेटा को फैच कर रहे हो। अब मैंने आपको जब फैच सिखाया था तब आपको एक URL के बारे में बताया था कि किसी ने यहाँ पर अपना बैकएंड होस्ट किया हुआ है, ये जो URL है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने अपना बैकएंड होस्ट किया हुआ है, किसी का बैकएंड है यहाँ पे,
क्योंकि हमारे पास तो बैकएंड है नहीं, हमें अभी आता नहीं है बैकएंड, तो हम किसी और का बैकएंड यूज़ करेंगे। जो उनके यूआरएल है, उनका जो बैकएंड है उसको हिट करेंगे, वो हमें कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, उस काम को मैं करूँगा यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर करूँगा यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इस यूज़ इफेक्ट को कर देता हूँ मैं क्या, जस्ट अ सेकेंड, कमेंट। तो मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ, मान लो यूज़र्स नाम का, कॉन्स्ट यूज़र्स एंड सेट यूज़र्स इज इक्वल टू यूज़ स्टेट। अभी एक एम्प्टी स्टेट मान लो इस तरीके से, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर मैं लिखता हूँ यूज़ इफेक्ट, ठीक है, क्या लिखता हूँ यूज़ इफेक्ट। अब इसके अंदर एक एरो फंक्शन आएगा, पता ही है आपको। और मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ स्टार्टिंग में जब मेरा पेज लोड हो तब ये इफेक्ट रन होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ कॉमा और एक एम्प्टी डिपेंडेंसी है, तो एक बार चलेगा सिर्फ। अब मैं कर क्या रहा हूँ इसके अंदर, उस चीज़ को ध्यान से देखो। मैं इस यूआरएल पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अब मैंने आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के बारे में बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो मैं इस यूआरएल पे एक रिक्वेस्ट करूँगा। किस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और मैं लिखूँगा फैच। इस यूआरएल को आपको फैच करके मुझे डेटा दे देना है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप कहीं पे किसी यूआरएल पे रिक्वेस्ट करते हो तो उस चीज़ में कुछ टाइम लगता है, बताया था मैंने। यस और नो, बताया था फिर नहीं बताया था। एंड उसका एक सॉल्यूशन भी बताया था, क्योंकि डायरेक्ट इससे नहीं हो सकता है मेरा काम। अगर मुझे फैच करना है तो मुझे जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि इस काम में टाइम लगेगा। कैसे बताऊँ, बताओ। वेट अवेट, ओके, और कोई क्या तरीका होता है, अवेट ही होता है। मैं जावास्क्रिप्ट को बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस टास्क को करने में, तो आपको यहाँ पे हल्का सा वेट करना है। मैंने रिक्वेस्ट की है, रिस्पॉन्स के आने का वेट करना है, तो कैसे करेंगे वेट। क्योंकि इमीडिएटली तो नहीं हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, क्योंकि फैच करने पे बाद क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी, उस रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स आ रहा है मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया। और इसको आप एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देखो रिस्पॉन्स। ये आपको क्या रिटर्न करना चाहिए, एक बार ब्राउज़र में इसको हिट करके देख लो। ब्राउज़र में जाओ, यहाँ पे इस यूआरएल को पेस्ट कर दो। तो इस तरीके से आपको कुछ यूज़र्स मिलने चाहिए। 10 रैंडम यूज़र्स आपको मिल रहे हैं, तो क्या मुझे भी ये यूज़र मिल रहे हैं, देख लेते हैं चलो। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉमिस पेंडिंग। अब ये प्रॉमिस क्या है, इसको छोड़ दो, बट बात ये है कि हमारा काम नहीं बना। एग्जैक्टली मुझे यूज़ करना पड़ेगा अवेट, ठीक है। अवेट कहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके से। बट फिर से एक प्रॉब्लम हो गई, जब भी आप अवेट यूज़ करते हो तो आपको फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ता है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि अगर मैं अवेट यूज़ कर रहा हूँ तो फंक्शन मेरा एसिंक होना चाहिए, मतलब मुझे इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे एसिंक बनाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर भी नहीं होगी सॉल्व। क्यों, क्योंकि यूज़ इफेक्ट मस्ट नॉट रिटर्न एनीथिंग बिसाइड्स द फंक्शन। इसको छोड़ दो, ये क्या कह रहे हैं देखो। बेसिकली आप यहाँ पे ये जो मैंने आपसे क्या कहा था, यूज़ इफेक्ट के अंदर होता है ये इफेक्ट, ये एक्चुअल में फंक्शन नहीं होता है, तो आप इसको एसिंक नहीं बना सकते हो, ठीक है, कि आपने डायरेक्टली यहीं पे लिख दिया एसिंक, ऐसे काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक और फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर, बाद में उसको कॉल कर लेंगे। क्या कहा मैंने, अभी समझ में आ जाएगा। मैंने कहा इसको हटाओ यहाँ से, एक फंक्शन बना लो यूज़ इफेक्ट के अंदर, और क्योंकि यूज़ इफेक्ट के पास जो ये वाला है ये तो एक्चुअल में फंक्शन नहीं है, ये क्या है, एक इफेक्ट है, ये फंक्शन नहीं है। बट मुझे तो एक एसिंग फंक्शन चाहिए, तो एसिंग फंक्शन बना लेता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट एरो फंक्शन बनाओ, कैसी बनाओ आपकी इच्छा है, आप ऐसे भी बना सकते हो एसिंग फंक्शन। फंक्शन का नाम हो गया लेट्स से फैच यूज़र्स, पैरामीटर्स कुछ है नहीं, और यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये 2 लाइंस मैंने पेस्ट कर दी। अब तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्टेड है, मैं यहाँ पे अवेट भी यूज़ कर सकता हूँ, इफेक्ट भी मेरा सही से चलेगा और फंक्शन भी मेरा एसिंक हो गया। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है। ये फंक्शन मैंने बना तो लिया लेकिन कॉल नहीं हुआ। कॉल कहाँ पे करूँगा मैं, बस इस इफेक्ट के अंदर यहाँ पे इसको कॉल कर लो सिंपली ऐसे, ठीक है। उसी इफेक्ट में मैंने इसको कॉल भी कर दिया एकदम एंड में। पहले मैंने फंक्शन बनाया,
एंड में उसको कॉल भी कर दिया। तो इस तरीके से मेरा काम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिखेगा, अब एक्चुअल में जो रिस्पॉन्स है वो तो मुझे नहीं मिला, जो उसके अंदर से डेटा आने वाला था, बट ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली अब मैं डेटा यहाँ से निकाल के ला सकता हूँ। वैसे तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, बट कोई बात नहीं। अब जो डेटा आएगा वो डेटा आता कहाँ पे है, अगर आपको याद हो, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, अगर आपको याद हो। और इसको भी मुझे अवेट करना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन। अब अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तब आपके पास 10 रैंडम यूज़र्स होने चाहिए, दिख रहे होंगे 10 रैंडम यूज़र्स इस तरीके से। तो इन्हीं रैंडम यूज़र्स को मैं क्या करूँगा, यूआई पे शो करवाऊँगा। दिख रहे होंगे आपको रैंडम यूज़र्स, उनका नेम है, यूज़र नेम है, जो भी है, हमें इससे मतलब नहीं है। बेसिकली इतना हमें पता चल रहा है कि 10 रैंडम यूज़र्स मेरे पास आ रहे हैं अभी के टाइम पे यूजिंग दिस कोड। ये कोड सिर्फ एक बार रन होता है जब मेरा पेज लोड होगा, राइट। अब इसमें किसी का कोई डाउट है तो यहाँ तक बताओ। यूज इफेक्ट का सबसे प्रैक्टिकल यूज़ केस यही हो सकता है कि आपको पेज के लोड होते ही स्टार्टिंग में यूज़र्स को लोड करना है, लेट से। तो कैसे लोड करोगे, तो आप कहोगे कि मैं यूज़ इफेक्ट यूज़ कर लूँगा। पेज लोड होते ही क्या होगा, मेरे यूज़र्स लोड हो जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इसमें किसी का कोई डाउट है, यस और नो, फटाफट। नो डाउट, ग्रेट, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से फैच कर लिया। तो यूज़ इफेक्ट के साथ हम फैच कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से फैच कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, डेटा आपके पास आ ही गया, तो यहाँ पे प्रिंट करने की जगह आप ऐसा कर लो कि सेट यूज़र्स डेटा। डेटा क्या है, डेटा है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करना है ये आपको पता ही है। कैसे डील करना है, ऐसे डील करना है कि यूज़र्स डॉट मैप, यूज़र्स डॉट मैप, इसको एक एरे ही बना लो यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे मैंने एरे बनाया, तो ये एरे का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो फाइनल वैल्यू आएगी वो एक एरे होगा हमारा, ठीक है। इसके अंदर आप इनिशियल वैल्यू मत दो, बट इसको बता दो कि ये फाइनली एक एरे होने वाला है, इसलिए मैंने एक यहाँ पे एम्प्टी एरे दे दिया इसको। तो यूज़र्स डॉट मैप, और यूज़र मैप आप इस तरीके से यूज़ करते हो। यहाँ पे आपके आएंगे पैरेंथेसिस, ये भी याद होना चाहिए। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पैराग्राफ के अंदर कि क्या क्या था इसके अंदर, यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट यूज़र नेम। अब यहाँ पे आपको 2 पैराग्राफ रिटर्न नहीं करना है, देखो जब भी यूज़ करोगे तो सिर्फ एक रिटर्न होना चाहिए यहाँ से। तो इन दोनों को मैं एक डिव के अंदर रैप कर देता हूँ ऐसे, अब कोई एरर नहीं आएगा। तो ये चीज़ मेरी हो गई। अब नेम और यूज़र नेम आना चाहिए 10 बंदों का। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, लियान, रहम, ब्रेट, एरविन, होवेल, जो भी है। तो ये 10 लोगों के नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, नेम एंड उनके यूज़र नेम। सिर्फ नेम चाहिए लेट से, तो इसको हटा देते हैं। तो 10 लोगों के नाम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि मैंने इंटरनेट से फैच किया है, राइट। उनको मैंने कहाँ स्टोर किया, यहाँ पे स्टोर किया। कहाँ पे, सेट यूज़र्स डेटा लिख दिया, तो इस यूज़र्स के अंदर वो डेटा चले गया, देन यूज़र्स को यहाँ पे मैप करके दिखा दिया। तो यूज़ इफेक्ट और फैच को किस तरीके से यूज़ करोगे ये आपको समझ में आना चाहिए। बट एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम अब आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई वैसे, बट एक प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने लिख तो दिया यहाँ पे यूज़र्स डॉट मैप, बट क्या स्टार्टिंग में मेरे पास एकदम से यूज़र्स आ जाएंगे। यूज़र्स यहाँ पे आने में हल्का सा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस रिक्वेस्ट को आने में हल्का सा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये तो अपना काम स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देगा, इसमें तो ये एकदम इंस्टेंटली हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो रिक्वेस्ट की है उसमें हल्का सा टाइम लगेगा। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यूज़र्स डॉट मैप एकदम स्टार्टिंग में ही। तो हो सकता है आपके पास डेटा जब ना हो तब भी यहाँ पे यूज़र्स डॉट मैप हो सकता है। तो इस चीज़ में कई बार एरर आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे एक लोडिंग वाली चीज़ बना सकते हो, ठीक है। लोडिंग वाली चीज़ कैसे, इस तरीके से मैं लिखूँगा कॉन्स्ट लोडिंग और सेट लोडिंग, यूज़ स्टेट। स्टार्टिंग में मान लो मैंने इसको रख दिया ट्रू, कि स्टार्टिंग में लोडिंग हो ही रही है, ट्रू कर दिया इसको। और जब डेटा आपका आ गया आपके पास फाइनली, तब इसको कर दो क्या, सेट लोडिंग फॉल्स, इस तरीके से सेट लोडिंग फॉल्स। और यहाँ पे कल मैंने आपको बताया था कि अर्ली रिटर्न भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ लोडिंग, तो रिटर्न
मान लो पैराग्राफ के अंदर आप लिख के देते हो लोडिंग, तो एक लोडिंग वाला इफेक्ट आपका स्टार्टिंग में बन के आ जाएगा। देखो लोडिंग, जब डेटा आ जाएगा तब क्या होगा, डेटा आपका दिखाई देना चाहिए बट नहीं दिखाई दिया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सेट लोडिंग मैंने फॉल्स किया बट यहाँ पे हमेशा लोडिंग ही दिखाई दे रहा है। तो लोडिंग की वैल्यू फॉल्स नहीं हो रही है क्या? यहाँ पे हुई ट्रू, देन यहाँ पे सेट लोडिंग हमने कर दिया फॉल्स, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, अभी आई थिंक मेरा नेट स्लो चल रहा है। अभी लोडिंग आ रहा है, एक बार इसकी वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं कि लोडिंग के अंदर एक्चुअल में है क्या। कंसोल डॉट लॉग लोडिंग, यहाँ पे क्या है लोडिंग के अंदर? तो ये चीज़ कभी भी प्रिंट ही नहीं हो रही है, लोडिंग की वैल्यू फिलहाल प्रिंट नहीं हो रही है। कोई एरर बता सकता है यहाँ पे क्या एरर है? कभी यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, कभी प्रिंट नहीं हो रही है। अभी हो रहा है आई गेस, अभी हमारा काम हो रहा है। कभी कभी हो जाते हैं इस तरीके के बग्स, बट बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा था, जब तक लोड हो रहा है तब तक लोडिंग आना चाहिए, जैसे ही लोड कंप्लीट हो गया तो डेटा आ जाना चाहिए। बट स्टिल हाँ आ गया हमारे पास डेटा, राइट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अर्ली रिटर्न, एक मैंने लोडिंग नाम की स्टेट बनाई और यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियली इसको ट्रू रखा और यहाँ पे आगे फाइनली उसको मैंने फॉल्स कर दिया जब मेरा सारा काम हो गया। और अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो मैंने कह दिया रिटर्न कर दो लोडिंग, अगर लोडिंग नहीं हो रही है तो क्या रिटर्न होगा, ये चीज़ रिटर्न होगी। ये समझ आ गया सभी का यहाँ पे क्या हुआ? अब देखो रियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, जो आपको लोडिंग में लोडर्स वगैरह दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ही दिखाई देता है कि इफ़ लोडिंग ट्रू तो ये दिखा दो, अदरवाइज़ ये दिखा दो। कोई डाउट किसी का? बताओ फटाफट। बेसिकली मैंने किया क्या, एक लोडिंग नाम की स्टेट बनाई, जब भी उस लोडिंग की वैल्यू ट्रू होगी तब आपको लोडिंग दिखाना है, अदरवाइज़ क्या करना है, हाँ जो नॉर्मल आपका काम है, जो वैल्यूज प्रिंट करनी है वो प्रिंट करवा दोगे आप। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत बढ़िया। सो इस तरीके से आप यूज़र्स को फैच कर सकते हो। सो 3 स्टेट वेरिएबल्स, डेटा, लोडिंग, एरर। एरर वाला हमने यूज़ नहीं किया, एरर भी आप बना सकते हो। यूज़ इफेक्ट विद एम्प्टी एरे, फैच वंस ऑन माउंट। तो जब भी आपका कंपोनेंट माउंट होगा, मतलब स्टार्टिंग में, तब आपका वो इफेक्ट रन होगा। ये चीज़ है। ये फाइनली वगैरह इसको छोड़ दो, ये अभी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब क्या है, फैचिंग बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। क्या कर रहे हैं, फैचिंग बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, कि अगर मान लो कोई नया यूज़र आया तो उसके बेसिस पे अगर आपको फैच करना हो डेटा तो वो कैसे करोगे आप, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या करना चाह रहे हैं आप, यूज़ तो यूज़ इफेक्ट ही करेंगे, बट कब यूज़ करना चाह रहे हैं उस यूज़ इफेक्ट को, जब आपका कोई नया यूज़र आएगा आपके पास, जब मतलब कोई यूज़र आईडी चेंज होगी इस तरीके से। तो एक बार पहले पूरा कमेंट कर देते हैं। अब देखो जनरली आपको क्या करना चाहिए, जनरली तो आपको नए नए कंपोनेंट्स बनाने चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन एज अ सर्टिफाइड आलसी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे ही लिख दे रहे हैं। मैं एक ही सिर्फ ऐप कंपोनेंट मैंने अभी तक यूज़ किया, उसी के अंदर सारा काम कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, ना ही करना चाहिए, बट समझाने के लिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको। तो एक और यूज़ इफेक्ट हम बनाते हैं, लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी हम एक और काम करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ ये देख लो, इसको कमेंट करो। एक एरे बनाएंगे 5 यूज़र्स का। ठीक है, क्या करेंगे, एक एरे बना लेते हैं 5 यूज़र्स का। मान लो ये मेरा एरे था कि कॉन्स्ट यूज़र्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसको स्टेट वेरिएबल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके अंदर मैप करवाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं लिख दूँगा यूज़र्स डॉट मैप यूज़र, बस मैप यूज़ कर रहा हूँ अभी तो, और यहाँ पे लिख दिया h1 के अंदर यूज़र आईडी। ठीक है, या फिर यूज़र क्या होगी इसके अंदर वैल्यू, इस तरीके से 1 2 3 4 5 आ जाएगा।
और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ बटन कि फैच, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, फैच करना है। अभी समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। और इन दोनों को डाल देंगे सेम डिव के अंदर, एक डिव के अंदर। तो मेरे पास एक एक करके सारी की सारी यूज़र आईडीज़ हैं 1 से 5 तक, और सबके पास अपना अपना फैच बटन है। करना क्या चाह रहा हूँ कि जब मैंने इसका फैच बटन क्लिक किया तब मेरा यूज़र आई डी स्लैश 1 पे रिक्वेस्ट जानी चाहिए, जैसे यहाँ पे जा रही है यूज़र स्लैश यूज़र आई डी 1 है क्या बेसिकली। देखो जस्ट अ सेकेंड, देखो इसको ब्राउज़र में करके दिखाता हूँ मैं आपको मैं क्या करना चाहता हूँ। मान लो मेरी यूज़र आईडी हुई 1, तो 1 पे मेरे पास ये रेट आएगा। बाद में मैं यूज़र आईडी कर दूंगा अगर 2, तो 2 के लिए ये रेट आना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यूज़र आईडी तो मेरे पास आ गई, तो अब एक यूज़ इफेक्ट बना लेते हैं, एक इफेक्ट बना लेते हैं बेसिकली। तो मैं कहूँगा यूज़ इफेक्ट, ठीक है, यूज़ इफेक्ट। अब यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे तो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, एक डिपेंडेंसी एरे आएगा और इसके अंदर एक डिपेंडेंसी भी आएगी। वो डिपेंडेंसी क्या आएगी, वो डिपेंडेंसी आएगी हमारी आईडी की, करंट आईडी कि मेरी अभी कौन सी आईडी चल रही है। तो उसको मैं स्टेट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, करंट आईडी। अगर समझ नहीं आए तो बता देना मुझे। सेट करंट आईडी इज इक्वल टू यूज स्टेट। फॉर एग्जांपल अभी के लिए 1 रख लेते हैं। मान लो स्टार्टिंग में मेरी आईडी है 1, और जैसे ही जब ये चेंज होगी, जब मेरी यूज़र आईडी चेंज होगी तब मेरा इफेक्ट दोबारा से रन होगा। इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया कि स्टेट के अंदर रख लिया, और इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं इसको रख दूंगा यहाँ पे करंट आईडी, कि जब भी ये करंट आईडी की वैल्यू चेंज होगी तब आपको क्या करना है, इस इफेक्ट को दोबारा रन कर देना है। और इस बटन पे मैं क्या करूँगा कि ऑन क्लिक सेट करंट आईडी, क्या कर दोगे करंट आईडी को, यूज़र के अंदर क्या है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। अब देखो आधा काम तो हमारा यहीं पे हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे रैन फॉर करंट आईडी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में आएगा रैन फॉर 1, सेकंड पे क्लिक करूँगा तो रैन फॉर 2, 5 पे क्लिक करूँगा तो रैन फॉर 5। तो मैं जिस भी यूज़र की आईडी पे क्लिक कर रहा हूँ, जिस भी यूज़र के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ उसी के लिए वो इफेक्ट मेरा रन हो रहा है। ये क्लियर है, ये कैसे हुआ। अभी फैच करते हैं, बट बिना फैच के कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। ये समझ आया सभी के, ये समझ आया सभी के कि यहाँ पे क्या किया मैंने। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो समझने की कोशिश करो, एक बार और समझाता हूँ। एक इफेक्ट बनाया मैंने, उसके अंदर करंट आईडी लिख दिया डिपेंडेंसी एरे के अंदर, कि जब भी करंट आईडी की वैल्यू चेंज होगी तब आपको इस इफेक्ट को दोबारा रन करना है। करंट आईडी है क्या, एक स्टेट वेरिएबल है जो कि कब चेंज होता है, यहाँ पे चेंज होता है। जब भी कोई बंदा इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो करंट आईडी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो किसी ने 5 के ऊपर क्लिक किया तो क्या होगा, करंट आईडी मेरी 5 हो जाएगी। किसी ने 4 के ऊपर क्लिक किया तो करंट आईडी मेरी 4 हो जाएगी, मतलब चेंज हुई तो ये इफेक्ट मेरा फिर से रन हो रहा है। बस इतना सा काम हो रहा है। समझ आया, यस और नो? फटाफट सभी लोग बताओ एक बार, क्या समझ आया या फिर नहीं आया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बाकी हमें करना क्या है, बस अब तो हमें क्या ये रिस्पॉन्स फैच ही तो करना है, तो फैच कर लेते हैं। लेकिन फैच करने में आपको पता ही है मुझे एसिंग का वेट यूज़ करना पड़ेगा, और इसको मैं एसिंग बना नहीं सकता हूँ, तो एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब एरो फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट फैच यूज़र इज इक्वल टू ऐसे। तो एक एरो फंक्शन बना दिया। नॉर्मल फंक्शन बनाना है, नॉर्मल बना लो। इसको एसिंग कैसे करते हैं, इसको आगे से यहाँ पे इसके बाहर यहाँ पे एसिंग लिखता हूँ बस, तो ये एसिंग फंक्शन मेरा तैयार है। अब इसके अंदर क्या लिखूँगा मैं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फैच। किसको फैच करना है, इस यूआरएल को, ये यूआरएल है आई गेस। लेकिन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बैक टिक्स का। क्यों, क्योंकि यूआरएल के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि चेंज हो रही है, यूज़र आईडी, ठीक है। ये यूज़र आईडी चेंज होगी, यूज़र आईडी की जगह हमारे पास क्या है, करंट आईडी, ठीक है। क्या है, करंट आईडी। और डेटा कहाँ पे आएगा, कौन सा डेटा आएगा, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, इस तरीके से। बस इतना सही काम है। बाकी जो डेटा है वो डेटा मान लो आप यहाँ पे दिखा रहे हो,
इस बटन के जस्ट नीचे कि यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, एक और स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट इन्फो कॉमा सेट इन्फो, मतलब यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कहाँ स्टोर करोगे, ये जो इन्फॉर्मेशन आई ये कहाँ स्टोर करोगे, इसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको आप स्टोर करोगे इस वेरिएबल के अंदर, इन्फो के अंदर। यूज़ स्टेट एक एम्प्टी आई गेस ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो, तो इन्फो के अंदर। और सेट इन्फो के अंदर लिख दिया आपने डेटा, इस तरीके से। तो ये डेटा कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस इन्फो वेरिएबल के अंदर, राइट। अब इसको आप यहाँ पे दिखा दो, बाद में इसके नीचे यहीं पे दिखा दो, चलो पैराग्राफ के अंदर ही दिखा दो। क्या क्या है इसके अंदर, नेम है जैसे, चलो सिर्फ नेम दिखाना है मान लो, तो इन्फो डॉट नेम लेट से। तो देखते हैं अभी क्या होगा। अभी तो आ चुका है एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, ठीक है। तो इसी की मैं बात आपसे कर रहा था, मैंने यहाँ पे लिख तो दिया इन्फो डॉट नेम, लेकिन क्या स्टार्टिंग में इन्फो के अंदर कुछ होगा, तो स्टार्टिंग में तो इन्फो एम्प्टी रहेगा ना। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, इसको कमेंट करो। पहले एक बार देखते हैं कि ये डेटा दिखाई कैसे देता है। कंसोल डॉट लॉग इन्फो, और जब एरर्स आते हैं ना ऐसे ही सॉल्व करना होता है उन्हें। एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देखो कि ये इन्फो दिखाई कैसे देती है। तो मान लो मैंने 1 के लिए फैच किया, क्या हुआ, कुछ गलत हो गया। ओ, क्या गलत हुआ आपने देखा, ये फैच यूज़र मैंने फंक्शन तो बनाया लेकिन इसको कॉल ही नहीं किया कभी भी, फैच यूज़र। तो ये थी प्रॉब्लम। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ID1, तो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है बेसिकली, ठीक है। अब इसको एक बार अनकमेंट करके देखते हैं क्या काम हो जाएगा। ठीक है, तो पेज को रिफ़्रेश किया, बट स्टिल हमारे पास एरर वही आएगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाला यूज़ कर सकता हूँ कि अगर इन्फो डॉट नेम होगा सिर्फ तभी आपको इसको लोड करना है, या फिर अगर इन्फो हो इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट सर्किट भी यूज़ किया। देखो हो क्या रहा था, प्रॉब्लम समझो। अब ये देखो रिएक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो हो जाएगी चीज़ें। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था इन्फो डॉट नेम ऐसे, अब यहाँ पे वो स्टार्टिंग में ही इन्फो डॉट नेम प्रिंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्फो डॉट नेम तो है ही नहीं। अभी पेज को जैसे ही लोड करोगे तो इन्फो डॉट नेम आएगा कहाँ से, इन्फो के अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, और इन्फो आने में हल्का सा टाइम लगेगा। तो वो स्टार्टिंग में उस काम को करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पाएगा, क्योंकि इन्फो के अंदर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो नेम कहाँ से आ जाएगा। तो मैं यूज़ करूँगा शॉर्ट सर्किट, जो मैंने कल बताया था आपको कि इन्फो एंड कि अगर इन्फो के अंदर कुछ है तभी आप इन्फो डॉट नेम के अंदर जाओ, अदरवाइज मत जाओ, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट सर्किट यूज़ कर लिया, तो अब मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। अगर 2 के अंदर फैच में करूँगा तो सारे के सारे नाम चेंज हो गए, 3 के अंदर फैच यूज़ करूँगा तो जो 3 का हमारे पास डेटा आएगा वो चेंज हो जाएगा। बट अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं 5 के अंदर फैच प्रेस करता हूँ तो सभी का नाम चेंज हो जाता है। हो रहा है देखो, 1 के अंदर अगर किया तो सबका नाम सेम हो गया, 4 के अंदर किया तो सबका नाम सेम हो गया। बट जो मेन हमारी प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर ली है कि अलग अलग बटन पे मैं अलग अलग यूज़र के लिए जब बटन प्रेस करूँगा उसके लिए अलग से मेरा इफेक्ट रन होना चाहिए। तो ये तो आई गेस आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से जैसे जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ वैसे वैसे मेरा इफेक्ट फिर से चलने लगता है। 2 के ऊपर क्लिक किया तो इफेक्ट मेरा फिर से चला, 4 के ऊपर क्लिक किया तो इफेक्ट मेरा फिर से चला, राइट। ये समझ आया सभी का, मेन चीज़ यही है। बाकी एक बार ये इसकी रिकॉर्डेड वीडियो और देखोगे तो तब समझ में आएगा, ओके ठीक है। सो यूज़र प्रोफाइल, बाकी जो आपका होमवर्क है आज के लिए वो क्या है, अगर मैं 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सभी का नाम 1 वाला हो जाता है, जो भी है ग्राहम वाला। 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सबका नाम 2 वाला हो जाएगा। मुझे चाहिए क्या कि अगर मैंने 1 के ऊपर क्लिक किया है तो सिर्फ 1 का नाम ये ग्राहम होना चाहिए, सेकंड वाले का नाम जो सेकंड में आएगा वही होना चाहिए।
3 के लिए जो उसका 3 में नाम आएगा, जैसे 3 पे क्लिक करने पे ये वाला नाम आ रहा था, तो ये सिर्फ 3 तक रहना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड वाले का नाम उनका ही रहना चाहिए, 3 वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उस चीज़ का। अभी तो क्या हो रहा है, जो एक का नाम है वही सभी का हो जा रहा है। मुझे चाहिए सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी हो, क्योंकि सबका नाम अलग अलग होगा ना भाई, तो वो चीज़। तो कर लोगे ये चीज़, बताओ।